सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज होनी चाहिए, प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस एंड ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्व करके या एक्सपेरिमेंट करके जो भी प्रिंसिपल्स है वो सिद्धांत बने हुए होने चाहिए, और यूनिवर्सल वैलिडिटी होनी चाहिए। यूनिवर्सल वैलिडिटी का मतलब आप कहीं भी उसे पुट करो, आप स्कूल में पुट करो, आप हॉस्पिटल में करो या किसी ऑर्गेनाइजेशन में करो, आउटकम सेम निकल के आएगा। ठीक है। मैनेजमेंट एज एन प्रोफेशन, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, अच्छा खासा नॉलेज होने चाहिए। प्रोफेशन का मतलब समझते हो ना, डॉक्टर एमबीबीएस पढ़ के जाते हैं, सीए करते हैं, तो क्या है, प्रोफेशन है जहाँ पे आपको आपकी नॉलेज सबसे अच्छी होनी चाहिए। आर्ट में तो आपका पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन है, पर इसमें क्या होता है, आप उसकी पढ़ाई करके ही आए, वो आपका प्रोफेशन है। ठीक है। तो क्या, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज is complete set of principle, concept, terms, activities that make a professional domain। आपके पास क्या होना चाहिए, अच्छे खासे प्रिंसिपल, कॉन्सेप्ट, टर्म सब आपको आना चाहिए प्रोफेशन में। दूसरा, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, इसमें एंट्री रिस्ट्रिक्टेड होती है। एंट्री रिस्ट्रिक्टेड होने का मतलब क्या है कि जिसने वो काम किया है, जिसने वो पढ़ाई की है, वही उसके अंदर आ सकता है, दूसरा कोई नहीं। अब ऐसा तो नहीं कि मैं चली जाऊँ क्लिनिक में बैठ जाऊँ डॉक्टर की जगह और लोगों को दवाई और इंजेक्शन लगाने लगूँ, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, मेंबरशिप नंबर दिया जाता है, जिसकी वजह से आप एक प्रोफेशनल कहलाते हैं। ठीक है। तो एंट्री रिस्ट्रिक्टेड होती है। इथिकल कोड ऑफ कंडक्ट होता है। इथिकल कोड ऑफ कंडक्ट होने का मतलब कि जैसे आपके प्रोफेशन में इथिक्स लिखी हुई है, आप वो इथिक्स फॉलो करोगे। इथिक्स फॉलो करने का मतलब किसी के साथ धोखाधड़ी नहीं करनी है। डॉक्टर्स का क्या है कि कोई भी आए, कैसे भी आए, आपको उसका इलाज करना है। ये नहीं कि मेरा दुश्मन है तो मैं इलाज नहीं करूँगा। रात में 12 बजे भी कोई आपके दरवाजे पे खड़ा इलाज कराने के लिए, तो आपको करना होगा। ये कुछ इथिकल कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं जो कि प्रोफेशन में होता है। ठीक है। नेक्स्ट, सर्विस मोटिव, द मेन एम ऑफ अ प्रोफेशन इज टू सर्व इट्स क्लाइंट। सर्विस मोटिव होता है सर्विस प्रोवाइड करना। प्रोफेशन नॉर्मली क्या होता है, अपने क्लाइंट को सर्विस प्रोवाइड करना, प्रोडक्ट नहीं, सर्विस। ठीक है। और ये एक प्रोफेशनल एसोसिएशन से जुड़े हुए होते हैं। प्रोफेशनल एसोसिएशन मतलब जैसे ICAI, मतलब सीए के लिए एक इंस्टीट्यूट होता है जिसको ICAI बोलते हैं, जिससे कि उनको जुड़ना होता है। वही आपको मेंबरशिप नंबर प्रोवाइड करती है, वही आपकी एग्जाम्स कंडक्ट करवाती है, और फिर उसी से आपको एज अ प्रोफेशन होने की डिग्री मिलती है। तो क्या होती है, नॉर्मल एक प्रोफेशनल एसोसिएशन। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, टॉप, मिडिल, लोअर। लोअर का मतलब ये नहीं कि वहां पे वर्कर होते हैं, कभी नहीं। टॉप प्लानिंग करता है, मिडिल उसको इम्प्लीमेंट करता है, मतलब बताता है लोअर को, और लोअर फिर उसको वर्कर्स पे इम्प्लीमेंट करवाता है। मिडिल क्या करता है, टॉप और लोअर के बीच में एज ए इंटरमीडिएटरी काम करता है। टॉप्स की बात सुनता है और मिडिल को, लोअर को आके बताता है। लोअर क्या करता है, मिडिल की बात सुनता है और वर्कर्स को आके बताता है। ठीक है। टॉप लेवल मैनेजमेंट में क्या होते हैं, प्रेसिडेंट, चेयरमैन, वाइस प्रेसिडेंट, ये सब टॉप। इनके नाम भी आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि कई बार केस स्टडी आ जाती है कि वो इस कंपनी का प्रेसिडेंट था, तो अब आप बताओ कि कौन से लेवल पे था, तो टॉप लेवल पे। ठीक है। मिडिल पे डिपार्टमेंट हेड, ब्रांच मैनेजर, डीन ऑफ स्कूल, ये स्कूल के लिए है डीन। ठीक है। और लास्ट क्या आता है आपका, लास्ट कौन से है, लोअर लेवल। लोअर लेवल में क्या आते हैं, फोरमैन, ऑफिस मैनेजर, सुपरवाइजर, जो डायरेक्ट हमारे एम्प्लॉयज, हमारे वर्कर्स से जुड़े होते हैं। ठीक है। सुपरवाइजर वो क्या करते हैं, वर्कर्स को देखते ही तो है कि वो किस तरीके से काम कर रहे हैं।
जो भी मैनेजर हैं जिनके नाम के आगे मैनेजर लगा हुआ है सब किसमें, मिडिल लेवल में। और टॉप का तो आपको पता ही है, सीईओ, चेयरपर्सन, चेयरमैन, ये सब टॉप में आता है। क्या लिखा हुआ है, टॉप लेवल मैनेजमेंट comprises of CEO, BOD, Board of Director, Managing Director, GM, VP, वाइस प्रेसिडेंट, ये सब कौन है आपके टॉप लेवल मैनेजमेंट है। मेन टास्क इज कॉन्सेप्चुअलाइजिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल, पॉलिसी, स्ट्रेटेजी, फॉर्मुलेशन। क्या करना इनका मेन टास्क होता है, पॉलिसीज बनाना, पॉलिसीज फ्रेम करना, स्ट्रेटेजी बनाना, फॉर्मुलेशन करना कि किस तरीके से हमारा क्या गोल होगा और किस तरीके से हम उसको अचीव करेंगे। ये काम कौन करता है, टॉप। रूल्स रेगुलेशन बनाने का भी काम टॉप लेवल मैनेजमेंट ही करता है। नेक्स्ट आता है आपका मिडिल लेवल मैनेजमेंट। मिडिल लेवल क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है वो प्लान्स जो कि टॉप लेवल ने बनाए हैं। एग्जीक्यूट मतलब लोगों को उसके बारे में बताता है कि टॉप लेवल की तरफ से ये प्लान आया है और आपको इस तरीके से काम करना है। मैनेजर्स के काम है ये सब, ठीक है। एंड प्रिपेयरिंग ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप एंड अपॉइंटिंग एम्प्लॉयज बाय इशूइंग इंस्ट्रक्शन, मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज को मोटिवेट करने का काम भी मिडिल मैनेजमेंट करता है। लास्ट आते हैं हम लोगों का सुपरवाइजरी, ऑपरेशन लेवल या फिर लोअर लेवल, तीनों नेम, सुपरवाइजरी, ऑपरेशनल और लोअर लेवल, तीन नेम से इसको जानते हैं हम लोग। मेन इसके अंदर क्या होते हैं, फोरमैन, सुपरवाइजर। मेन टास्क क्या होता है, एंश्योर एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पॉलिसीज एज पर डायरेक्शन ऑफ टॉप लेवल एंड मिडिल लेवल मैनेजमेंट, and also to bring workers grievance before the management and maintain discipline among the worker। एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन करने का काम लोअर लेवल का है, जो क्या करता है, वर्कर्स को बताता है, उनसे इम्प्लीमेंट कराता है कि आज से इस चीज का प्रोडक्शन होगा और इस तरीके से प्रोडक्शन, ठीक है। उसके साथ साथ क्या करता है वो उनके अंदर डिसिप्लिन मेंटेन करके रखता है। अगर किसी वर्कर को प्रॉब्लम है तो वो कहाँ जाएगा, फिर लोअर लेवल के पास जाएगा। लोअर लेवल फिर उसे मिडिल लेवल को बताएगी क्या प्रॉब्लम है और फिर मिडिल लेवल फिर उसे टॉप लेवल, ठीक है। कोई भी डायरेक्ट एक दूसरे के पास नहीं जाता है। टॉप डायरेक्ट वर्कर से बात नहीं करता है, वो पहले मिडिल को बताएगा, मिडिल लोअर को बता देता है और फिर लोअर वर्कर से बात करता है। वैसे ही वर्कर की कोई प्रॉब्लम होती है तो पहले लोअर के पास जाती है, फिर मिडिल के पास, फिर टॉप के पास जाती है, ठीक है। आपको कोई राइट नहीं है कि आप क्या कर सको, डायरेक्ट जाके टॉप लेवल से बात कर सको, ठीक है, अगर आप वर्कर हैं तो। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट अभी कुछ देर पहले पढ़ाया था मैंने। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। प्लानिंग में प्लान करना कि आपका ऑर्गेनाइजेशन क्या है, गोल, ऑर्गेनाइजेशनल गोल क्या है। ऑर्गेनाइजिंग में आप क्या करते हो, किसको क्या ड्यूटी देनी है, किस तरीके की अथॉरिटी किसको देनी है, किस तरह की लाइफ किसको रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है, कौन सा ग्रुप टास्क देना है, ठीक है। स्टाफिंग, द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। ऐसा नहीं कि अगर कोई मतलब फाइनेंस पढ़ के आया आप उसको प्रोडक्शन में डाल दो, ऐसा नहीं। राइट पर्सन राइट जॉब के लिए वो स्टाफिंग होती है, सही इंसान सही काम, ठीक है। डायरेक्टिंग, उनको लीड करना, इन्फ्लुएंस करना और मोटिवेट करना, ठीक है, किसको, अपने स्टाफ को। और कंट्रोलिंग, मॉनिटरिंग ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटी, आपको देखना है आपकी एक्टिविटी कैसी चल रही है, जैसा आपने सोचा था यहाँ पे वैसा हुआ या नहीं हुआ एट द एंड ऑफ द ईयर, या फिर एट द एंड ऑफ मतलब जितने भी दिन के आपने प्लानिंग की थी उतने दिन के बाद आपको देखना है कि क्या हमने वो अचीव कर लिया जो हम लोगों ने प्लान किया था, वो हमारा कंट्रोलिंग के अंदर। इजी, ये सब आगे जाके चैप्टर है आपके बुक में। चैप्टर का लास्ट टॉपिक
रह गया क्या, कोऑर्डिनेशन। ठीक है, कोऑर्डिनेशन के अंदर हमें क्या पढ़ना है कि कोऑर्डिनेशन क्या है, एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। एसेंस ऑफ मैनेजमेंट बोलने का मतलब कोऑर्डिनेशन ही एक ऐसी चीज है जो हमारे पूरे ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शंस को एक साथ बांध के रखती है। बांध के रखने का मतलब अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन नहीं है तो काम की डुप्लीकेशन हो जाएगी। काम की डुप्लीकेशन बोलने का मतलब कि तुमने भी वो काम कर दिया और मैंने भी वो काम कर दिया। क्यों? क्योंकि तुमने मुझसे पूछा ना मैंने तुमसे पूछा कि तुम वो काम करोगे या मैं वो काम करूंगा। ना हमारे पास पूरी अच्छी तरीके से प्लानिंग थी ना कुछ था, इसलिए मुझे वो काम दिखा, तुम्हें भी वो काम दिखा, तुम दोनों ने मिलकर सेम ही काम कर दिया, तो तुम्हारे टाइम की वेस्टेज हो गई क्योंकि डुप्लीकेशन ऑफ वर्क हो गया। क्या लिखा हुआ है, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन रिजल्ट इन ओवरलैपिंग, डुप्लीकेशन, डिलेज एंड चोज। डुप्लीकेशन भी होंगे और कई बार मुझे लगा कि यार वो तो कर ही लेगा, मेरे को क्या करने की जरूरत है, और तुमने सोचा कि वो तो कर ही लेंगे, मुझे क्या करने की जरूरत है ना। तो इसमें भी आपका क्या हो जाएगा, डिले हो सकता है कि मुझे तो लगा था कि वो करेगा, मुझे किसी ने बताया ही नहीं कि मुझे काम करना है। ये क्यों होता है, कोऑर्डिनेशन ना होने की वजह से। कोऑर्डिनेशन मतलब साथ में रह के साथ मिलके सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए काम करना। ठीक है, it is concerned with all the three level of management, as if all the level of management are looked together they become a group, and as in the case of every group they are also required coordination among themselves। ऐसा नहीं है कि सिर्फ टॉप लेवल में कोऑर्डिनेशन अच्छा, उन्होंने प्लानिंग अच्छी कर दी तो मतलब आगे भी चीजें अच्छी तरीके से हो जाएंगी, नहीं। सिर्फ मिडिल लेवल में कोऑर्डिनेशन अच्छा है तब भी ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। आपको टॉप में अच्छा कोऑर्डिनेशन बना के मिडिल में अच्छा, लोअर में अच्छा कोऑर्डिनेशन तो होना ही चाहिए। साथ में उन तीनों का आपस में भी तो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। अब टॉप ने अपना बना दिया, प्लानिंग कर दी, उनको मिडिल वालों से मतलब ही नहीं है। जब आप मिडिल वालों को नहीं बताओगे तो वो ना आगे बता पाएंगे और ना ही वर्कर्स उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं काम पे। तो क्या करना है, तीनों को आपस के ग्रुप में तो कोऑर्डिनेट करके ही रखना है, उसके साथ साथ आपस में मतलब टॉप, मिडिल और लोअर इन तीनों को आपस में भी कोऑर्डिनेशन करके रखना है। क्योंकि अगर आप कोई काम कर रहे हो और आपके दूसरे जैसे मिडिल लेवल या लोअर लेवल को वो चीज नहीं पता है तो आपका काम भी फालतू ही हो गया, क्योंकि उनके किसी यूज में नहीं आया। ठीक है, और ऑर्गेनाइजेशन के हर फंक्शन में, चाहे वो प्लानिंग हो, ऑर्गेनाइजिंग हो, स्टाफिंग हो, डायरेक्टिंग हो या कंट्रोलिंग हो, हर फंक्शन में, हर डिपार्टमेंट में क्या जरूरत है, कोऑर्डिनेशन की जरूरत है। प्लानिंग कर रहे हैं तो टॉप लेवल को एक साथ आके देखना होगा कि किस तरीके से काम होगा, क्या होगा, और जिस तरीके की प्लानिंग है आपने जो प्लानिंग की है वही ऑर्गेनाइजिंग करनी होगी। किसको क्या काम देना है, किस तरीके से काम करवाना है, ये आपको देखना होगा। ऑर्गेनाइजिंग करने के बाद आप स्टाफिंग देखोगे कि राइट पर्सन को राइट काम दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा है। उसके बाद उनको बताना कि उनको काम कैसे करना है, मोटिवेट करना। सबसे ज्यादा तो मोटिवेशन आ गया, क्योंकि अगर मिडिल लेवल वाले लोअर लेवल या फिर वर्कर्स को मोटिवेट नहीं करेंगे, कोऑर्डिनेशन के साथ काम नहीं करेंगे तो उनका मोटिवेशन तो ऐसे ही चला जाएगा। ठीक है, इसके बाद कंट्रोलिंग देखना। कंट्रोलिंग में क्या देखना कि जो काम हम लोगों ने सोचा था वो हुआ है कि नहीं हुआ है। अब वो कंप्लीट भी कैसे होगा, आपने जो सोचा था वो कंप्लीट भी कैसे होगा, जब तक कोऑर्डिनेशन होगा। क्योंकि जो प्लानिंग की थी अगर वैसी ऑर्गेनाइजिंग नहीं हुई, वैसी स्टाफिंग नहीं हुई, वैसी डायरेक्टिंग नहीं हुई तो आपका आगे जाके कंट्रोलिंग का कोई फायदा नहीं रह जाएगा। ठीक है, फीचर। फीचर का मतलब क्या होता है, जैसे किसी इंसान को कहते हैं ना फीचर, कि इसके फीचर बहुत अच्छे, ये ऑनेस्ट है, ये मतलब क्या, नेचर, हाँ नेचर। नेचर को या फीचर को बात देखिए यहाँ पे। ठीक है, इसकी क्या क्या बड़ाइयाँ, मतलब एक तरीके से ये है,
खामियां मतलब कमियां होती हैं। अरे नहीं, हाँ हाँ मतलब यही मतलब उसका उल्टा मतलब हाँ होना कुछ कहना चाहती हूँ, ये Coordination integrates group activity. It is an orderly arrangement of group efforts to ensure that performance is at par with the plans and schedule. Coordination क्या है? ग्रुप एक्टिविटी है। सिर्फ आप किसी के साथ अच्छे बन रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका ऑर्गेनाइजेशन कोऑर्डिनेट कर रहा है। मैं तो तुमसे बहुत अच्छे से बात कर रही हूँ पर तुम्हें मेरा चेहरा ही नहीं देखना है, मुझे नहीं देखना है तो मेरे को काम नहीं करना है तेरा। तो इससे क्या होगा, मेरी तरफ से तो पूरी कोऑर्डिनेशन है पर आपकी तरफ से कोऑर्डिनेशन नहीं है, आप मेरे साथ काम ही करना नहीं चाहते हो। तो क्या है कोऑर्डिनेशन? क्या है? ग्रुप एक्टिविटी। किसी एक अकेले इंसान की बस की बात नहीं है कोऑर्डिनेशन करना। नेक्स्ट, coordination ensures unity of action. It is binded force between various departments and ensures that all effort are forced towards achieving the organizational goal. ये बिना दिखने वाला एक सबको आपस में बांधे रखने की एक डोर है, कह सकते हैं इसको, ठीक है। ये आपको दिखाई नहीं देती है पर ऑर्गेनाइजेशन में इसकी बहुत जरूरत पड़ती है। आपने प्रोडक्शन कर दिया, आपने किस तरीके से प्रोडक्शन किया, कितना रॉ मटेरियल यूज किया है, क्या कितने लेबर लगाए हैं, कितने दिन में काम किया है, अगर आप ये नहीं बताओगे तो उसकी कॉस्ट नहीं पता चलेगी। कॉस्ट नहीं पता चलेगी तो फाइनेंस डिपार्टमेंट वाले प्राइस नहीं फिक्स कर सकते हैं, सेल्स डिपार्टमेंट वाले उसे बेच नहीं सकते। तुम कहो कि मैंने तो बना दिया, तुम ढूंढते रहो कहाँ कॉस्ट लगी है, तब ऐसे नहीं हो सकता ना कि तुम बनाओ और वो लोग कॉस्ट ढूंढ रहे कि कहाँ कॉस्ट लगी है। ऐसे आपको बताना पड़ेगा कि आपने कहाँ कहाँ पे पैसे यूज किए हैं। वो कॉस्ट बना के बताएगा कि आपको कितने में बेचना है, किस तरीके से बेचना है कि कम से कम इतने रुपए में तो ये निकल जाए, इससे कम होगा तो आपको लॉस हो जाएगा। ये सब आप बताओगे तभी तो सेल्स डिपार्टमेंट वाले बेचेंगे। मार्केटिंग वाले को बताओगे कि किन लोगों को बेचना है, उसके पास ही तो वो लोग जाके एडवर्टाइज करेंगे। तो दिखता नहीं है पर ये सब कोऑर्डिनेशन की वजह से, ठीक है। नेक्स्ट, कोऑर्डिनेशन इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। अब सेम मैनेजमेंट भी कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, फंक्शंस भी कोऑर्डिनेशन वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है और कोऑर्डिनेशन भी। ये नहीं कि आपने एक ऑर्डर आया उसमें कोऑर्डिनेशन अच्छा कर लिया उसके बाद तुम अपने रास्ते में अपने रास्ते, ऐसा नहीं। क्या करना है? कंटिन्यूअस प्रोसेस है, साथ साथ मिलके बार बार कोऑर्डिनेशन के साथ काम करना है। नेक्स्ट, कोऑर्डिनेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजर। सबसे ज्यादा कोऑर्डिनेशन किसके मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसको चाहिए कि कोऑर्डिनेशन अच्छे से हो? मैनेजर्स देखे कि किस एम्प्लॉयज में अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट है तो उसको सॉल्व करे, क्या कर सकता है वो, किस तरीके से काम कर सकता है। और मैनेजर्स पहली बात तो क्या करते हैं, टॉप में और लोअर में एक लिंक का भी काम करते हैं क्योंकि वो मिडिल में आते हैं। तो टॉप से जो भी उनको बातें मिली हैं, जो भी प्लानिंग मिली है, जो भी चीज़ें मिली हैं वो लोअर को अच्छी तरीके से बताना ताकि इम्प्लीमेंटेशन हो जाए। अगर मैनेजर्स ही लोअर वालों से खफा होंगे मतलब कि टॉप वालों ने तो कुछ और कहा मैं उसे कुछ और बता दूंगा ताकि उसको डांट सुनने को मिले, तो वो अपना तो भला कर रहा है पर ऑर्गेनाइजेशन के लिए बुरा हो रहा है उसके लिए। तो ये सब भी मैनेजर्स को देखना है। कोऑर्डिनेशन इज डेलिब्रेट फंक्शन। डेलिब्रेट फंक्शन क्या होता है? अ मैनेजर हैज टू कोऑर्डिनेट द एफर्ट्स ऑफ डिफरेंट पीपल इन अ कॉन्सिक्वेंस एंड डेलिब्रेट मैनर। In other words, coordination is never established by itself, rather it is conscious effort of the part of every manager। क्या लिखा हुआ है? कोऑर्डिनेशन क्या है? डेलिब्रेट फंक्शन है। डेलिब्रेट फंक्शन होने का मतलब क्या होता है कि कोऑर्डिनेशन खुद ब खुद स्थापित नहीं होता है जब तक सारे मैनेजर एक साथ मिल के काम ना करें। मैनेजर की आपस में लड़ाई चल रही है, प्रोडक्शन मैनेजर सेल्स मैनेजर से लड़ाई करके बैठा हुआ है, तो ऐसे काम नहीं होगा। खुद ब खुद कोऑर्डिनेशन नहीं बनेगा जब तक आप आपस में एक साथ मिलके काम नहीं करेंगे। कोऑर्डिनेशन इज ऑल परवेसिव। कोऑर्डिनेशन हर डिपार्टमेंट में और हर लेवल पे जरूरी है। डिपार्टमेंट के साथ लेवल, इंसान, ग्रुप,
हर जगह पे कोऑर्डिनेशन की जरूरत होती है ऑर्गेनाइजेशन में। फर्स्ट चैप्टर आपका नहीं, अभी इम्पोर्टेंस रह गया, मुझे लगा खत्म हो गया। इम्पोर्टेंस क्या है? ग्रोथ इन साइज an organization growth result is increase in the number of people employed with varied individual aspiration and culture. So it is the important to harmonize individual goal with the organization goal through coordination. क्या बोला गया आपका? ग्रोथ इन साइज, मतलब अगर आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को बड़ा करना चाहते हैं, तो लोगों का जो इंडिविजुअल इंटरेस्ट है, लोगों का जो इंडिविजुअल गोल है, उसको ऑर्गेनाइजेशन के गोल के साथ कोऑर्डिनेशन से जोड़ के आप अपने ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन का कैसे बढ़ेगी? जब तक आपके गोल अचीव नहीं होंगे। गोल कैसे अचीव होंगे? जब आप कोऑर्डिनेशन के साथ काम करेंगे, ठीक है। तो जब तक आप अपने इंडिविजुअल गोल्स को ऑर्गेनाइजेशन के गोल के साथ कोऑर्डिनेट करके उसको अचीव करते हैं, तब आप ऑर्गेनाइजेशन के साइज की ग्रोथ में हेल्प करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, functional differentiation. All the departments and divisions may have their own objective, policies and their own styles of working. However, all department and individual are interdependent and cannot work in isolation. Thus, coordination is necessary for linking the activity of various departments. क्या लिखा हुआ है? कोऑर्डिनेशन क्या है? फंक्शनल डिफरेंशिएशन को भी जोड़ के रखते हैं। फंक्शनल डिफरेंशिएशन मतलब परचेज अलग है, सेल्स अलग है, उसमें काम अलग तरीके से होता है, परचेज में काम अलग तरीके से होता है, मार्केटिंग में अलग तरीके से होता है। पर अलग तरीके से काम होने के बाद भी, उनके अलग गोल होने के बाद भी, सबका अलग ही तो गोल है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का क्या गोल है कि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो, सेल्स डिपार्टमेंट के ज्यादा से ज्यादा सेल हो, परचेज डिपार्टमेंट का काम प्राइस पे हम रॉ मटेरियल परचेज करके लाएं। यही सबका अलग अलग गोल है, पर कहीं ना कहीं ये लोग आपस में जुड़ते हैं, तभी तो ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव होता है। तो कोऑर्डिनेशन क्या करती है? उस फंक्शनल डिफरेंशिएशन को एक साथ जोड़ के रखती है, इंटरलिंक करके रखती है, ताकि किसी भी तरह, भले ही उनका गोल अलग है, उनके काम अलग हैं, पर ये सब एक साथ मिल के रहें, ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन का अल्टीमेट गोल है वो अचीव हो जाए। उनके गोल से पहले हमें क्या देखना है? ऑर्गेनाइजेशन का गोल। सारे डिपार्टमेंट का अलग अलग गोल है, पर ऑर्गेनाइजेशन का गोल सबसे ऊपर है। तो जब तक सारे फंक्शन साथ में रह के काम करेंगे, तभी हम लोगों का गोल अचीव हो पाएगा। नेक्स्ट, स्पेशलाइजेशन. Mostly specialists have a feeling of superiority and prioritize their zones of activities. Coordination seeks to sequence and integrate all the specialists' activity into a wholesome effort. बहुत लोगों को लगता है ना कि हम सीनियर हैं, हमें प्रायोरिटी देनी चाहिए, हमसे पहले पूछना चाहिए, हमसे अच्छे से बात करनी चाहिए, क्योंकि हमने ऑर्गेनाइजेशन को अपने ज्यादा साल दिए हैं, ज्यादा मेहनत की है। तो कोऑर्डिनेशन क्या करता है? उनके काम को बाकी लोगों के काम में जोड़ के ऑर्गेनाइजेशन को एक दिखाता है। अब आप ऐसा तो नहीं कह सकते ना कि जो इस बार का हम लोगों का गोल अचीव हुआ है वो सिर्फ मैंने किया है, ऐसा तो नहीं होगा। हाँ, आप मेरे को स्पेशलाइज, मेरे को प्रायोरिटी दे सकते हो, पर सिर्फ मेरी वजह से वो काम हुआ है, आप ऐसा नहीं कह सकते। तो कोऑर्डिनेशन क्या करती है? सारे स्पेशलिस्ट एक्टिविटीज को एक होलसम एफर्ट में कन्वर्ट कर देती है कि ये सबका काम है, ठीक है। चैप्टर खत्म आप लोगों का। छोटा चैप्टर, मतलब छोटा तो चैप्टर नहीं था, पर तुम लोग पढ़ के आए थे, इसलिए हम लोगों ने जल्दी जल्दी में पढ़ लिया है ये। इसके बाद हम केस स्टडी करते हैं और देखते हैं कि आप लोगों ने कितना सीखा है।
एक बार फटाफट सारे पॉइंट्स पढ़ दो टॉपिक के।